Hello and welcome everyone. This is your friend नीतीश कुमार, author, motivational speaker and life coach. कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सक्सेस की जर्नी में व्यस्त होंगे। तो चलिए उसी सक्सेस की जर्नी में आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस किया जाए, एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस किया जाए। काफी दिन हो गए, वीडियो शूट नहीं हो पा रहा था, मैं कहीं बिजी था। सो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इमोशन क्या होता है, मनोभाव क्या होता है। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग यह समझते हैं कि इमोशन होता क्या है और हमारे लाइफ में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। एकदम इजी लैंग्वेज में मैं आपको डेली लाइफ से रिलेट करके समझाऊंगा कि इमोशन क्या होता है। ठीक है, आपको एकदम टेंशन लेने की बात नहीं है, आप बहुत ही आसानी तरीके से समझ जाएंगे कि इमोशन क्या होता है। देखिए, मैं पहले भी कई वीडियोस में यह बता चुका हूं कि इमोशन यानी कि जो हमारी साइकोलॉजी सब्जेक्ट है, इसको समझने का बहुत ही आसान तरीका यह होता है कि आप इसको स्टडी करते समय आप रियल लाइफ से रिलेट कर लीजिए। जब आप टॉपिक्स को, चीज़ों को रियल लाइफ से रिलेट कर लेते हैं तो आपको चीज़ें आसान हो जाती हैं। यानी कि उस चीज़ को रिलेट करके आप आसानी से चीज़ों को समझ जाते हैं। क्योंकि साइकोलॉजी क्या होता है, यानी कि व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान है, आत्मा का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। तो आत्मा कौन है? हम हैं। यानी कि व्यवहार किसका अध्ययन करना है? हम अपने व्यवहार का अध्ययन करें। सो साइकोलॉजी को अध्ययन करने के लिए आप इस बात को माइंड में हमेशा रखें कि आप अपने व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं, आप खुद का अध्ययन कर रहे हैं। सो आप बहुत ही आसानी से इसको समझ सकते हैं। जैसे इमोशन क्या होता है, हम लोग इमोशन के बारे में इस एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं। सो इमोशन क्या होता है, आपका मतलब कि क्या इमोशन है, किसी भी चीजों के प्रति कैसा इमोशन आप रखते हैं। अभी हम लोग डिफिनीशन समझेंगे, लेकिन रियल लाइफ में आप इसको रिलेट करिएगा। क्या मतलब कि रिलेट करिएगा कि इमोशन को कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं। आप भी अपना इमोशन की डिफिनेशन दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप इसको क्रिएट करके खुद से लिख सकते हैं, लेकिन पहले आपको यह समझना होगा कि इमोशन क्या होता है। तो चलिए समझते हैं इमोशन क्या होता है। सो इमोशन आर मेंटल स्टेट, यानी कि हमारी जो इमोशन होता है हमारी एक मानसिक अवस्था होता है। ब्रॉट ऑन बाय न्यूरोफिजिकल लॉजिकल चेंजेस वेरियसली एसोसिएटेड विथ थॉट्स, feelings, behaviors, response, and a degree of a pleasure or displeasure. Emotions are often intertwined with mood, टेम्परीमेंट, पर्सनालिटी, डिस्पोजिशन और क्रिएटिविटी। यानी कि जो हमारी इमोशन होती है हमारी एक मेंटल स्टेट होती है, हमारी एक मानसिक अवस्था होती है, जो कि न्यूरोफिजियोलॉजिकल मतलब कि परिवर्तनों द्वारा लाए गए मानसिक अवस्थाएं हैं, जो विभिन्न प्रकार के विचारों यानी कि थॉट्स यानी भावनाओं, व्यवहारिक प्रतिक्रियाओं और आनंद या प्रसन्नता यानी कि प्रसन्नता या अप्रसन्नता से जुड़ी होती हैं। भावनाएं अक्सर मूड, स्वभाव, व्यक्तित्व, स्वभाव, रचनात्मकता से जुड़ी होती हैं। यानी कि मूड और टेम्परीमेंट यानी कि स्वभाव, और पर्सनालिटी मीन्स व्यक्तित्व, स्वभाव, डिस्पोजिशन मीन्स स्वभाव, और क्रिएटिविटी मीन्स रचनात्मकता, यानी कि इन सब से जुड़ी होती हैं। यह सारी चीजें आप जो यहाँ पे देख रहे हैं, स्वभाव, व्यक्तित्व, स्वभाव, रचनात्मकता, मूड, यह सारी चीजें यानी कि आपके अंदर जो हो रही हैं आप उसको एक इमोशन के थ्रू व्यक्त करते हैं डेली लाइफ में भी। अब इसको हम लोग आगे समझते हैं कि कैसे इमोशन के थ्रू आपकी बॉडी यानी कि आपके इंटरनल यानी कि मेंटल स्टेट में चल क्या रहा है, मानसिक दुनिया में आपके अंदर चल क्या रहा है, कैसे आपका बॉडी उस चीज को एक्सप्रेस कर देता है, आपके मतलब कि इमोशन कैसे एक्सप्रेस हो जाते हैं, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। सो इमोशन वर्ड को पहले हम लोग समझते हैं कि इमोशन वर्ड आया कहां से। आखिर इमोशन वर्ड आया कहां से? सो इमोशन वर्ड जो है वह फ्रेंच वर्ड से लिया गया, यानी कि फ्रेंच शब्द से आया, जिसका मतलब कि इमोवर से लिया गया। यानी फ्रेंच वर्ड जो है यानी कि इमोशन वर्ड जो है फ्रेंच वर्ड के इमोवर से लिया गया, जो कि 1579 में मतलब कि एडॉप्ट किया गया था। इसका अर्थ जो होता है हलचल करना या टू स्टियर अप, यानी कि हलचल करना। अब इमोशन हलचल कैसे करना हो सकता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में थोड़ी सी आगे ही समझेंगे कि इसका अर्थ जो होता है हलचल कर रहा है, यानी कि इमोशन का अर्थ जो होता है हलचल करना। किसमें हलचल होता है इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। सो आपको अगर एग्जाम में आता है कि इमोशन वर्ड आया कहां से, तो आपको यहां से मतलब ध्यान में रखना है कि इमोशन वर्ड जो है
इमोशन वर्ड जो है फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच वर्ड इमोवर से लिया गया है, मतलब कि और कब लिया गया था? 1579 ईस्वी में अडॉप्ट किया गया था, जिसका अर्थ होता है हलचल करना। यह शॉर्ट मतलब कि क्वेश्चन में आ जाता है कि इमोशन वर्ड यानी कि इमोवर वर्ड का अर्थ क्या होता है। सो आपको यह याद रखना है कि हलचल करना, टू स्टीयर अप। हम लोग अब नेक्स्ट समझते हैं लेक्सिको डेफिनेशन ऑफ इमोशन, यानी कि एक मनोवैज्ञानिक थे लेक्सिको, उन्होंने अपना एक डेफिनेशन दिया इमोशन फील्ड में, उन्होंने अध्ययन किया, उन्होंने अपना डेफिनेशन दिया मतलब कि इमोशन से रिलेटेड। तो अगर आपके एग्जाम में आता है व्हाट इज द लेक्सिको डेफिनेशन ऑफ इमोशन, सो आप इस डेफिनेशन को आराम से लिख दीजिएगा। सो हम लोग थोड़ी सी समझ लेते हैं कि लेक्सिको की डेफिनेशन क्या होती है। A strong feeling deriving from one's circumstances, mood or relationship with other. Emotion are responses to significant internal and external event. यानी कि किसी भी परिस्थितियों या दूसरों के साथ संबंधों से उत्पन्न होने वाली एक मजबूत मनोदशा ही हमारी भावना कहलाती है, यानी कि इमोशन कहलाता है। जैसे हम लोग अब इसको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले इस डेफिनेशन को एक बार और पढ़ते हैं कि किसी भी परिस्थिति में, यानी कि किसी भी परिस्थिति में या एक दूसरे के साथ संबंधों से उत्पन्न होने वाली एक मजबूत मनोदशा। यहाँ पे दो चीजें आ रही, देखिए पहला तो एक किसी भी परिस्थिति है और दूसरा किसी भी संबंध में, यानी कि किसी भी परिस्थिति को पहले हम समझते हैं फिर संबंधों के बारे में समझते हैं। तो किसी भी परिस्थिति, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति, ये व्यक्ति हो गए, अब इनको पब्लिक स्पीकिंग में मतलब एक बैक विदाउट प्लानिंग विदाउट इंफॉर्मेशन इनको पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए स्टेज पे भेज दिया गया और सामने लाखों की मतलब कि हजारों की ऑडियंस बैठी है, बहुत सारे लोग बैठे हैं, अब इनको पब्लिक स्पीकिंग करना है। अब इनका क्या हाल होगा? अब वहां जाएंगे मतलब कि मान लीजिए यहाँ पे लाखों मतलब कि हजारों लोग हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, अब इनके सामने इनको पब्लिक स्पीकिंग करनी है। अब वहां पे इनके अंदर घबराहट आएगी, क्या आएगी? घबराहट आएगी यहाँ पे इनके अंदर। सो यहाँ पे देखिए एक घटना हो, यानी कि परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में जब कोई भी अचानक से घटना होती है सो वहां से इनके घबराहट की इमोशन जो निकल के आ रही, क्या आ रही है? घबराहट की इमोशन निकल के आ रही है। सो यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग है घबराहट, यानी कि इनको यहाँ पे घबराहट हो रही है। सो किसी भी परिस्थिति में आपको समझ में आ गया। आप दूसरों के संबंधों में बात करते हैं कि दूसरों के संबंधों में कैसे इमोशन मतलब ये होता है। सो जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अब यहाँ पे मान लीजिए एक बच्चा है, अब यहाँ पे इनकी मदर है, कौन है ये? इनकी मदर। अब इनके बीच में रिलेशन मान लीजिए है, ठीक। अब इनके बीच में कोई बात हो जाती है, कोई अनबनी हो जाती है, कोई भी मतलब ये हो जाता है, और प्यार भी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, मतलब कि लव भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, वहां भी इमोशन आता है। सो मान लीजिए ये बच्चा जो है अपने माँ से बहुत प्यार करता है, यानी कि माँ से प्यार करता है, यानी कि माँ भी अपने बच्चे से प्यार करती है। अब यहाँ पे एक बच्चा जो है अपने माँ को मतलब देखने के बाद काफी हर्ष उल्लास से भर जाता है, काफी मतलब कि हैप्पी हो जाता है और उनकी तरफ बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ दौड़ने लगता है, और माँ भी इस बच्चे को मतलब प्यार करने के लिए गोद में उठाती है। यहाँ पे देखिए क्या होता है, एक दूसरे से संबंध में जो इमोशन व्यक्त हो रहा है, यहाँ पे लव का इमोशन व्यक्त हो रहा है, यानी कि प्यार का इमोशन व्यक्त हो रहा है। सो इसको हम मतलब बोल सकते हैं कि यह भी एक इमोशन है। सो आपको यह डिफिनीशन समझ में आ गई होगी कि अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, यानी कि यह हमारी एक बहुत ही मजबूत मनोदशा है जो कि किसी भी परिस्थितियों में या किसी भी एक दूसरे के साथ संबंधों से उत्पन्न होती है। अब इसी के साथ जैसे मान लीजिए और भी डिफिनेशन है, जैसे कि घबराहट हो सकता है, ठीक। अब घबराहट हो सकता है, शत्रुता हो सकता है, क्रोध हो सकता है, यह सारी चीजें हमारी इमोशंस ही हैं, यह सारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। और यह बताया गया कि भावनाएं जो होती हैं, यानी कि इमोशन जो होता है, यह घटित हो सकता है, यह घटित हो सकता है। जैसे किसी भी परिस्थिति में देखा जाए, वह व्यक्ति जो था, जैसे यह व्यक्ति जो था, अब इसको पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए ऑडियंस के सामने भेज दिया गया था विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, विदाउट एनी प्लानिंग।
सो इसके अंदर क्या हुआ, घबराहट हुई, यानी कि यह घटना इसके साथ घटी। सो घबराहट की इमोशन यहाँ पे इसके अंदर है। अब मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति का स्वभाव हो सकता है, स्वभाव, अब स्वभाव जैसे शत्रुता, यानी कि हॉस्टिलिटी, शत्रुता एक स्वभाव है, यानी कि दो व्यक्ति हैं आपस में, मान लीजिए कि संबंध यहाँ पे आ जाता है, संबंध है, किसी भी परिस्थिति में कोई घटना घटी इन दोनों के साथ। अब इन दोनों के साथ घटना ऐसी घटी कि इन दोनों के बीच में मतलब शत्रुता हो गई, हॉस्टिलिटी हो गई। अब वह व्यक्ति जब भी उसको देखता है सो अपने इमोशन को इस तरीके से व्यक्त करता है, मतलब कि एक शत्रुता, कड़ुकता या बहुत ही हेटेड बोल सकते हैं, इस तरीके की इमोशन को व्यक्त करता है, यानी कि उसके बॉडी का एक्सप्रेशन, फेस एक्सप्रेशन उसे घीड़ा टाइप का मतलब व्यक्त करता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यह एक स्वभाव बन जाता है अगर शत्रुता है किसी भी व्यक्ति से। तो यहाँ पे कौन सी इमोशन व्यक्त हो रही है, हॉस्टिलिटी, यानी कि शत्रुता। अब यह अल्पकालिक भी हो सकती है, दीर्घकालिक भी हो सकती है। क्या या मतलब कि अल्पकालिक भी हो सकती है और दीर्घकालिक भी हो सकती है। अब अल्पकालिक में क्या हो सकता है, जैसे क्रोध, एंगर। अब इसको एग्जाम्पल के साथ कैसे समझ सकते हैं, जैसे कोई बच्चा है बहुत ही अजीब एक्टिविटी कर रहा है, वस्तुओं को तोड़ फोड़ रहा है, उसकी माँ जो है उसके ऊपर बहुत क्रोधित हो जा रही है, बहुत क्रोधित हो जा रही है, यानी कि कोई बच्चा कोई मतलब एक्टिविटी किया, फिर इसके बाद उसकी माँ जो होती है उसके ऊपर क्रोधित हो जाती है, यानी कि एंगर हो जाती है। तो यह अल्पकालिक है, लेकिन कुछ समय बाद वो माँ मतलब कि नॉर्मल हो जाती है, कुछ ऐसी घटनाएं मतलब हो जाती है लेकिन फिर नॉर्मल हो जाती है। यह अल्पकालिक इमोशन हो सकता है, यानी कि होता है अल्पकालिक इमोशन। और दूसरी यानी कि दीर्घकालिक भी हो सकता है। दीर्घकालिक कैसे हो सकता है, जैसे कि आपसे जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति है, वह मान लीजिए कि इस दुनिया में अब नहीं रहा। सो यह पे क्या हो गया कि दीर्घकालिक इमोशन आ जाएगा, कुछ समय तक आप उस शोक में रहेंगे, मतलब कि शोक में ग्रीफ में रहेंगे, शोक में रहेंगे। सो यहाँ पे दीर्घकालिक इमोशन आ रहा है। आपके अंदर जो भी इमोशंस आते हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज, फेस एक्सप्रेशन से सब बाहर निकल आता है, यानी कि इमोशन आपकी मेंटल स्टेट है और आपकी जो बॉडी मतलब कि ऑपरेट होती है, आप अंदर से इंस्ट्रक्शन देते हैं तभी आपकी बॉडी ऑपरेट होती है। आपका फेस एक्सप्रेशन कैसा होगा यह आपके मेंटल स्टेट से मतलब कि पता लगाया जा सकता है। सो इमोशंस के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, यानी कि इमोशंस के बहुत सारे प्रकार होते हैं। जैसे बेसिक टाइप्स हो सकता है, जैसे हैप्पीनेस। अब यहाँ पे हैप्पीनेस भी दो तरीके की हो सकता है, या तो किसी घटना से हैप्पीनेस हो सकता है या तो किसी के संबंध से हैप्पीनेस हो सकता है। यानी घटना में जैसे मान लीजिए अचानक से आपको कोई ऐसी चीज मिल जाती है जिसकी आपको अपेक्षा नहीं होती है, लेकिन आप उस चीज को पाने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ आपके साथ घटना घटी। जैसे मान लीजिए हैप्पी, आप किसी से मिलते हैं, अपने किसी क्लोज फ्रेंड से मिलते हैं, बेस्ट फ्रेंड से मिलते हैं, एक दूसरे से आपका यहाँ पे रिलेशन है, संबंध है। सो मिलते हैं तो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं आप यहाँ पे। सो हैप्पीनेस यानी कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल इवेंट से मतलब का आपका इमोशन यहाँ पे व्यक्त मतलब कि डिसाइड होता है, व्यक्त होता है। सो हैप्पीनेस हो गया, सैडनेस हो गया, यहाँ भी वही लागू होता है कि सैडनेस भी किस स्थिति में मतलब आता है। कोई अब फियर हो गया, डर भी, मतलब ये भी किसी भी संबंध से हो सकता है, किसी भी घटना से फियर हो सकता है। डिस्गस्टिंग यानी कि घृणा हो सकता है, किसी भी वस्तु से हो सकता है, किसी भी प्लेस से हो सकता है, किसी भी संबंधी व्यक्ति से हो सकता है, ऐसा हो सकता है। एंगर हो गया, सरप्राइज हो गया, यह सारे क्या बेसिक इमोशंस के टाइप्स है। या डेली लाइफ में मतलब कि इसको यूज करते हैं, आप इसको अपने इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं। सो आपको इमोशन तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप एकदम रिलेट करके समझ चुके होंगे कि इमोशन क्या होता है। यानी कि एक घटना से इमोशन व्यक्त होता है या किसी से संबंध से व्यक्त होता है, यानी कि यह एक स्ट्रांग फीलिंग होती है, यानी हमारी एक मेंटल स्टेट होती है। अब इमोशन आपकी जो मेंटल स्टेट होती है, आपके बॉडी लैंग्वेज, आपके फेस एक्सप्रेशन से व्यक्त हो जाता है, एक्सप्रेस हो जाता है। सो मतलब कि इमोशंस के बहुत सारे टाइप्स हो। बेसिक टाइप जैसे हैप्पीनेस हो गया, सैडनेस हो गया, फियर हो गया, डिस्गस्ट हो गया, एंगर हो गया, सरप्राइज हो गया, यह सारे इमोशन के बेसिक टाइप्स हैं। इमोशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। इमोशन के टाइप जैसे लव भी एक इमोशन है।
इंस्पिरेशन भी एक इमोशन है, ग्रीफ भी एक इमोशन है, जॉय, एंजाइटी, एम्बैरेसमेंट, डिमोटिवेशन, रिजेक्शन, डिप्रेशन, ट्रैंक्विलिटी, फियर, हैप्पीनेस, अप्रिसिएशन, सिंपैथी, एंगर, यह सारे क्या है? इमोशन है। आप डेली लाइफ में इसको व्यक्त करते हैं। सो आपको समझ में आ गया इमोशन क्या है। तो आपके एग्जाम में अगर आता है इमोशन के बारे में लिखने से, तो आप बहुत ही आसानी से लिखिए। देखिए, रटने की कोशिश ना करिएगा साइकोलॉजी को। साइकोलॉजी को मैं हर एक वीडियो में बताता हूं कि साइकोलॉजी को समझने के लिए आप इसको डेली लाइफ से रिलेट करके समझिए। जैसे इमोशन हो गया, आप खुद के इमोशन से रिलेट करके समझिए कि आपको जैसे पैर में कोई चोट लग जाता है, तो यहाँ पे पैनिक हो जाते हैं आप, यहाँ पे आने की आपके अंदर दर्द हो, तो आपका बॉडी मतलब कि बॉडी लैंग्वेज और फेस एक्सप्रेशन भी मतलब कि कैसा व्यक्त होने लगता है। सो जैसे आप किसी से बहुत ज्यादा लव करते हैं, बहुत सारा प्यार करते हो उससे, वह अचानक से आपके सामने आ जाता है, जिस आपको उसको आने के मतलब की अपेक्षा नहीं होती, आप यहाँ पे सरप्राइज हो जाते हैं। सो यहाँ पे यह सारी इमोशंस है। जैसे कि आप किसी भी व्यक्ति से इंस्पायर होके कोई भी काम करना स्टार्ट करते हैं, यह भी एक इमोशन है। ग्रीफ यानी कि शोक, किसी भी व्यक्ति गुजर जाता है या कुछ भी उसके साथ दुखद घटना हो जाती है, वह व्यक्ति चूंकि आपके बहुत करीब था, तो यहाँ पे भी आप शोक यानी कि ग्रीफ की मतलब की इमोशन को व्यक्त करते हैं। जॉय, आप जीवन में बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं, किसी भी इवेंट पे, किसी भी वस्तु को पाने के बाद, किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के बाद, यह सारे इमोशन आप व्यक्त करते हैं। एंजाइटी, चिंता, आपके साथ कोई घटना हो जाती है, आप काफी चिंतित हो जाते हैं, यह भी एक इमोशन है। इमोशन के प्रकार हैं। सो आपको डेली लाइफ में समझना होगा कि इमोशन क्या है। बहुत ही आसान भाषा में मैंने समझाया इमोशन क्या है। जेम्स लैंग थ्योरी क्या होती है इसके बारे में। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि जेम्स लैंग थ्योरी होती क्या है और यह क्या बताती है इमोशन के बारे में। तो इस वीडियो में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि इमोशन क्या होता है। पिछला टॉपिक रिवीजन हो जाएगा और आप वहां से जाएंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। सो हम लोग इस एपिसोड में थोड़ा इमोशन के बारे में समझ लेते हैं कि इमोशन क्या होता है। डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन बेसिक चीजें हम लोग समझ लेते हैं कि इमोशन क्या होता है। फिर इसके बाद आपको जो थ्योरीज है का जेम्स लैंग थ्योरी है, उसको समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी। सो चलिए थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि इमोशन होता क्या है। सो इमोशन आर मेंटल स्टेट, जैसा कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में जाना था, इमोशन आर मेंटल स्टेट, यानी कि जो हमारी इमोशन होती है, हमारी एक मस्तिष्क की एक मतलब ये है मनोभाव है, जिसको भावना हम बोलते हैं हिंदी में। सो इमोशन आर मेंटल स्टेट्स ब्रॉट ऑन बाय न्यूरोफिजियोलॉजिकल चेंजेस वेरियसली एसोसिएटेड विथ थॉट्स, feelings, behavior, responses, and a degree of pleasure or displeasure. Emotions are often intertwined with the mood, temperament, personality, dispositions, or creativity. यानी कि जो हमारी इमोशन होती है, यह हमारी मानसिक प्रक्रिया होती है, यानी कि मानसिक अवस्था होती है, मेंटल स्टेट्स होती है, जो कि न्यूरोफिजियोलॉजिकल चेंजेस के मतलब कि द्वारा ही हम अपने इमोशन को व्यक्त कर पाते हैं। इमोशन को व्यक्त होते हैं जब हमारे बॉडी में, हमारे ब्रेन में न्यूरोफिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, रिस्पॉन्सेस मतलब कि वहां से आते हैं, तब जाके हम अपने बॉडी के थ्रू, अपने फेस एक्सप्रेशन के थ्रू इमोशन को व्यक्त कर पाते हैं। जैसे कि बहुत सारी चीजें हो गई, आनंद हो गया, प्रसन्नता हो गया, अप्रसन्नता हो गया, मूड, स्वभाव, व्यक्तित्व, रचनात्मकता से जुड़ी और भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी हैं। यह हमारे ब्रेन में, हमारे बॉडी में जब तक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज यानी कि जो न्यूरोफिजियोलॉजिकल चेंजेस हमारे नर्वस सिस्टम में, इसमें परिवर्तन नहीं होगा, तब तक हम किसी भी इमोशन को व्यक्त नहीं कर पाएंगे। यानी कि मानसिक अवस्थाएं न्यूरोफिजियोलॉजिकल परिवर्तनों द्वारा व्यक्त होती हैं। सो हम लोग अब समझते हैं कि थ्योरीज ऑफ इमोशन में जेम्स लैंग थ्योरी क्या बोलती है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो गाइस, अब हम लोग यह समझते हैं कि जेम्स लैंग थ्योरी होती क्या है, यानी कि जेम्स लैंग। अब यहाँ पे दो नाम आपको दिख रहा होगा, पहला तो जेम्स, यानी कि यहाँ पे आपको दो नाम दिख रहा है, पहला तो जेम्स है और दूसरा लैंग है। अब यह नाम कहां से आया, इस थ्योरी का नाम जेम्स लैंग क्यों पड़ा, पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला है जेम्स, इसके बारे में समझते हैं कि जेम्स एक साइकोलॉजिस्ट का नाम है, जिनका पूरा नाम होता है विलियम जेम्स। विलियम जेम्स कौन थे, यानी कि विलियम जेम्स वाज अ अमेरिकन फिलोसोफर, हिस्टोरियन एंड साइकोलॉजिस्ट एंड द फर्स्ट एजुकेटर टू ऑफर अ साइकोलॉजी कोर्स इन द यूनाइटेड स्टेट। यानी कि जेम्स लैंग जो थे एक फिलोसोफर थे, हिस्टोरियन थे और साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने
अमेरिका में पहली बार, यानी कि एजुकेटर भी थे, अमेरिका में पहली बार इन्होंने साइकोलॉजी में इमोशन को मतलब कि अध्ययन करके साइंटिफिक रूप से बताया था। यह एक अमेरिकन मतलब कि हिस्टोरियन, साइकोलॉजिस्ट और एजुकेटर थे। विलियम जेम्स कौन थे यह समझ में आ गया। पहले आप नाम को समझिए। पहले आपने नाम को समझ लिया कि विलियम जेम्स आखिर थ्योरी का पहला पार्ट आपने समझ लिया, जेम्स। अब हम लोग सेकेंड पार्ट को समझते हैं कि लैंग। अब इनका पूरा नाम क्या था। अब लैंग जो है, इनका पूरा नाम है कार्ल लैंग, यानी कि कार्ल गॉर्ग लैंग। अब यह कौन थे। तो कार्ल लैंग वाज अ डेनिश फिजिशियन हु मेड कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ न्यूरोलॉजी, साइकेट्री एंड साइकोलॉजी। इन्होंने भी मतलब कि इस फील्ड में अपना योगदान दिया, कंट्रीब्यूशन दिया, न्यूरोलॉजी, साइकेट्री एंड साइकोलॉजी के अंतर्गत योगदान दिया। अब इन दोनों आखिर इस थ्योरी का नाम जेम्स लैंग थ्योरी क्यों पड़ा। जैसे मान लीजिए पहले विलियम जेम्स ने अध्ययन किया इमोशन के बारे में। उन्होंने इमोशन के बारे में अपनी थ्योरीज को मतलब कि लॉन्च किया, उसने अपना प्रिंसिपल लॉन्च किया इमोशन के बारे में। जो भी था हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। और उसी समय पर, लगभग उसी समय पर कार्ल लैंग भी आते हैं और वह भी इमोशन का अध्ययन करके उसी टाइम पे, जिस टाइम पे विलियम जेम्स ने अपनी थ्योरीज को मतलब कि लॉन्च किया था, उसी टाइम पर कार्ल लैंग भी अपनी थ्योरी को लॉन्च किए। अब इन दोनों का फंडामेंटल, इमोशन को समझने के लिए दोनों का जो नजरिया था, जो दोनों ने अपना अपना प्रिंसिपल प्रतिपादित किया, अपना अपना प्रिंसिपल दिया, वो लगभग सेम थे, यानी कि दोनों सेम थे। अब सेम समय पे सेम मतलब कि डिफिनीशंस आई इमोशन को समझने के लिए। अब यहाँ पे यह हो गया कि अब दो लोग इस फील्ड में अध्ययन किए। अब दो लोग, अब एक के नाम पे तो ये थ्योरी होगी नहीं। अब यहाँ पे दोनों के नाम पे इस थ्योरी का नाम रख दिया, जिसे हम जेम्स लैंग थ्योरी के नाम से आज हम पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग यह समझते हैं कि विलियम जेम्स और कार्ल लैंग ने इस थ्योरी में बताया क्या है। अब दोनों ने अपना सेम पॉइंट ऑफ व्यू दिया, तो हम लोग समझते हैं कि विलियम जेम्स और कार्ल लैंग ने मतलब कि बताया क्या है। सबसे पहले इस थ्योरी को समझने के पहले हम लोग तीन चीज को समझते हैं। पहला होता है इमोशन प्रोड्यूसिंग स्टिमुलस, यानी कि इमोशन प्रोड्यूसिंग स्टिमुलस, और दूसरा फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, और दूसरा फीलिंग ऑफ इमोशन। आपको तीनों चीजें नाम तो स्पष्ट हो गई होंगी। पहला हो गया इमोशन प्रोड्यूसिंग स्टिमुलस, यानी कि उद्दीपन, कोई वस्तु, और दूसरी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस। यह क्या होती है हमारी की बॉडी में, नर्वस सिस्टम में जो परिवर्तन होते हैं उसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस। इसको हम अभी समझते हैं क्या होता है डिटेल में। और थर्ड है फीलिंग ऑफ इमोशन, यानी कि यह फीलिंग ऑफ इमोशन यानी कि जिस चीज को हम एक्सप्रेस करते हैं, जिस चीज को हम महसूस करते हैं, यानी कि हमारा मनोभाव, जिसके ऊपर यह थ्योरी आई है। सो इसमें से समझना जरूरी, यह फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या होता है। इसको हम लोग एग्जाम्पल से साथ समझते हैं कि फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हम किसे कहते हैं। सो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस आर चेंज इन हार्ट रेट, अ हायर रिस्पिरेशन रेट, स्वेटिंग चेंजेस इन बॉडी टेम्परेचर एंड चेंज इन ब्लड प्रेशर। यानी कि इसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस, यानी कि हमारे जो नर्वस सिस्टम में, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर यह सारे जो जितने परिवर्तन होते हैं, जैसे इंक्रीज और डिक्रीज इन हार्ट रेट, यानी कि हृदय की गति में वृद्धि या कमी। आपको समझ में आ गया। इंक्रीज और डिक्रीजेस इन हार्ट रेट, यानी कि हृदय की गति में वृद्धि या कमी, यह हमारी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस में आ जाता है। और दूसरा हायर रिस्पिरेशन रेट, यानी कि त्वरित रक्त प्रवाह हो गया। स्वेटिंग यानी कि पसीना, बॉडी में पसीना आने लग रहा है। इन बॉडी टेम्परेचर और इन चेंजेस इन ब्लड प्रेशर, हमारे बॉडी का तापमान जो है, हमारे शरीर का तापमान जो है, या तो यह घट रहा है या तो यह बढ़ रहा है। और हमारा जो ब्लड प्रेशर है वह भी या तो घट रहा है या तो बढ़ रहा, लेकिन ये स्टेब्लिश नहीं है, यानी कि संतुलित नहीं है।
हमारे बॉडी के अंदर जो भी मतलब कि फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस, जैसे कि हार्ट रेट का घटना बढ़ना, हाई रिस्पिरेशन रेट हो गया, स्वेटिंग यानी पसीना आना हो गया, बॉडी टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर, यह सारी क्या है हमारी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस है जो कि ऑटोमेटिक होती हैं। हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, यह ऑटोमेटिक होती रहती हैं। आपको मैंने यह बताया फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस, इसको पहले मैंने इसलिए क्लियर किया कि जब हम थ्योरी में जाएंगे तो वहां समझना बहुत आसान हो जाएगा। अब हम लोग थ्योरी को समझते हैं कि थ्योरी में आखिर बताया क्या गया है। तो आपको तीन चीजों को पहले ध्यान में रखना है। तीन चीजें कौन कौन? पहला इमोशन प्रोड्यूसिंग स्टिमुलस, और दूसरा फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, और तीसरा फीलिंग ऑफ इमोशन। तीनों को आपने समझ लिया। अब इमोशन प्रोड्यूसिंग स्टिमुलस यह क्या हो सकता है? इमोशन प्रोड्यूसिंग स्टिमुलस कोई वस्तु होगी जो कि आपके इमोशन को प्रोड्यूस कर रही है। फिर से मैं बोल रहा हूं, इमोशन प्रोड्यूसिंग स्टिमुलस, यह कोई वस्तु होगी जो कि आपकी इमोशन को प्रोड्यूस कर रही है। अब यहां पे हमने यह समझ लिया कि यह स्टिमुलस यानी कि जो यहां पे डॉग है, ये डॉग क्या हो गया? डॉग हो गया इमोशन प्रोड्यूसिंग स्टिमुलस। अब दूसरा, अब यहां पे हम तीसरे को समझते हैं। फिर दूसरे को तो हम लोगों ने डिटेल में समझ लिया, तीसरे को समझते हैं। तीसरा क्या है? फीलिंग ऑफ इमोशन। अब यहां कोई व्यक्ति है, अब यह जो होगा फील करेगा इमोशन को, यानी कि फील करेगा इमोशन जो भी अपना एक्सप्रेस करेगा। अब थ्योरी में हम लोग जाने से पहले थोड़ा सा हम लोग यह समझ लेते हैं कि ये जो कुत्ता है, जैसे कोई व्यक्ति डर रहा है, फियर एक तरीके से क्या हो गया? फियर क्या हो गया? फियर एक तरीके से इमोशन हो गया। आपको जब आप इमोशन में पढ़ेंगे तो हाँ, इमोशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। सो इसमें इमोशन जो है फियर हो गया, यानी कि फियर एक इमोशन हो गया। यहाँ पे जो व्यक्ति है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है, अब इसने इमोशन क्या मतलब कर दिया? फियर। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी लड़की है या लड़का है, ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुत्ते से डरते हैं, यानी कि डॉग से डर होते हैं। वो अपने फियर वाले इमोशन को प्रोड्यूस करते हैं, फियर वाले इमोशन को व्यक्त करते हैं। अब देखा जाए, एक कुत्ता हो गया, ये जो मतलब कि डॉग है यहाँ पे, यह एक इमोशन प्रोड्यूसिंग स्टिमुलस है। अब ये व्यक्ति हो गए जो कि कुत्ते से डरते हैं, यानी कि यह कारण है एक तरीके से देखा जाए तो कुत्ता जो है इनके डर का कारण है, ठीक है। इस कुत्ते को देखने के बाद इनके अंदर यह इमोशन आया। इमोशन क्या आया? फियर। अब हम लोग थोड़ा सा इसको यह कर लेते हैं कि ये जो इमोशन यहाँ पे आया वह आया फियर का। किसका आया? फियर का। अब हम इमोशन को थोड़ी देर साइड रखते हैं। पहला इमोशन प्रोड्यूसिंग स्टिमुलस, और दूसरा जो है क्या हो गया? फीलिंग ऑफ इमोशन, ठीक है। अब फियर इमोशन को हम थोड़ी देर के लिए साइड रखते हैं। अब मान लीजिए कुत्ते को इन्होंने देखा, यानी कि ये जो व्यक्ति हैं इन्होंने कुत्ते को देखा, फिर इसके बाद इन्होंने अपने फियर वाले इमोशन को व्यक्त किया अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, अपने फेस एक्सप्रेशन के थ्रू। लेकिन इससे पहले फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर ऑटोमेटिक जो हमारी नर्वस सिस्टम है उसके अंतर्गत फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस होते हैं। फिर इसके बाद इमोशन आता है, यानी कि जब इस व्यक्ति ने इस कुत्ते को देखा, फिर इनके बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल यानी कि इनके नर्वस सिस्टम में कुछ परिवर्तन हुए। वो परिवर्तन क्या थे? चेंज इन हार्ट रेट, हायर रिस्पिरेशन रेट, स्वेटिंग चेंजेस इन बॉडी टेम्परेचर एंड चेंज इन ब्लड प्रेशर। यानी कि जब यह इनको देखे तो इनके बॉडी के अंदर एक फियर इमोशन है। फियर इमोशन से पहले भी कुछ चीजें आई जो हमारे बॉडी के अंदर ऑटोमेटिक हो रही हैं, जैसे कि हम घबरा जाते हैं, एक तरीके से हमारे अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, हमारे अंदर मतलब कि हमारे बॉडी में पसीना आने लगता है, हमारा बॉडी सिकुड़ने लगता है। एक तरीके से देखा जाए ब्लड के फ्लो में मतलब कि इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। आपको यह समझ में आ गया होगा कि पहले इन्होंने स्टिमुलस को देखा, फिर इसके बाद इन्होंने स्टिमुलस को देखा, फिर इसके बाद इनके अंतर्गत फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस यानी कि ऑटोमेटिक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस हुए। देन इमोशन को इन्होंने व्यक्त किया अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, जो कि इनका इमोशन है फियर। यहाँ पे इनका इमोशन जो है फियर। तो इस थ्योरी में यही बताया गया, इस थ्योरी में बेसिकली यही बताया गया है
कि जो हमारी इमोशन होती है, सो विलियम जेम्स अर्ज दैट फीलिंग्स एंड इमोशन वर सेकेंडरी टू फिजियोलॉजिकल फिनोमिना। यानी कि विलियम जेम्स और कार्ल लैंग ने दोनों ने यही बताया कि जो हमारी इमोशन होती है यह बाद में होती है, लेकिन इससे पहले जो होता है हमारा फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस हमारे बॉडी के अंदर पहले होते हैं। पहले हम किसी स्टिमुलस को देखते हैं, फिर इसके बाद हमारे अंदर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस होते हैं, फिर हम इमोशन को व्यक्त करते हैं अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, अपने फेस एक्सप्रेशन के थ्रू, जिसको हम फियर बोलते हैं। आपको अगर एग्जाम में आता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन या तो व्हाट इज द थ्योरी ऑफ जेम्स लैंग्स थ्योरी, तो आप यहाँ पे डेफिनेशन सिर्फ यही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो आप लिख सकते हैं कि विलियम जेम्स अर्ज दैट फीलिंग्स एंड इमोशन वर सेकेंडरी टू फिजियोलॉजिकल फिनोमिना। फिर इसके बाद आप एग्जाम्पल के साथ समझा सकते हैं इस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से। सो आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे चलते हैं और एक और एग्जाम्पल टेकअप करते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जेम्स लैंग थ्योरी होती क्या है। तो विलियम जेम्स और कार्ल लैंग ने सारे एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए टू अकाउंट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ इमोशनल एक्सपीरियंस, James proposed that stimulus trigger activity in the automatic nervous system, which in turn produce an emotional experience in the brain। यानी कि इनका कहना यह है कि भावनात्मक अनुभवों को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजें जो भी हैं, इन्होंने बताया यह कि जो हमारी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होती है, यानी कि जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, यह हमारे अंदर ऑटोमेटिक हो रही हैं। इनके यह जब हमारे ब्रेन में ट्रिगर करती हैं, यानी कि ट्रिगर करती हैं, जो फिर इसके बाद हम अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, अपने फेस एक्सप्रेशन के थ्रू हम किसी भी इमोशन को व्यक्त करते हैं। तो यही मैंने पिछले भी बताया और यहाँ भी यही बताया गया है कि पहले नंबर पे कोई स्टिमुलस जो होता है, कोई भावनात्मक जो स्टिमुलस है जो कि किसी भी इमोशन को प्रोड्यूस कर रहा है, वह उसको पहले देखा जाएगा, फिर हमारे ब्रेन में, हमारे मस्तिष्क में ट्रिगर करेगा क्या, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस। यह ट्रिगर करेंगे तब जाके हमारे मस्तिष्क में ट्रिगर करेंगे, वहां मस्तिष्क के थ्रू जब ये ट्रिगर करेंगे तब जाके हमारी बॉडी लैंग्वेज या इमोशन हम अपने बाहरी इसके थ्रू हम किसी भी इमोशन को व्यक्त कर पाएंगे। अब इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने इमोशन प्रोड्यूसिंग स्टिमुलस किसको ले लिया, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक स्नैक है, सांप है, ठीक है। अब यहाँ पे अब फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस क्या होते हैं मैंने आपको पीछे बताया, ठीक। यहाँ पे फीलिंग ऑफ इमोशन, यानी कि जब यह सांप किसी व्यक्ति को डंक मारता है, यानी कि जब सांप किसी भी व्यक्ति को डंक मारता है, ठीक है, पहले डंक मारा, यानी कि स्टिमुलस ये है, इमोशन प्रोड्यूसिंग स्टिमुलस ये है, इसके द्वारा एक्टिविटी की गई, मतलब कि इसने इसको डंक मारा, फिर इसके बाद इसने इमोशन को व्यक्त किया, वो है फियर। समझ रहे हैं, इसने इसको डंक मारा और इसने मतलब कि एक फियर को व्यक्त किया, मतलब इमोशन को व्यक्त किया जो है फियर। लेकिन इस इमोशन को व्यक्त करने से पहले इसके अंदर जो नर्वस सिस्टम है ऑटोमेटिक वो होते हैं, जो कि स्वचालित है, उसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता। ये फियर जो है ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेस, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस इसके अंदर मतलब कि हुए, जैसे कि इसके ब्लड प्रेशर हाई हो गया, पसीना आने लगा, इसकी बॉडी सिकुड़ने लगी, और भी मतलब कि जो मैंने आपको पीछे बताया, यह सारी चीजें इसके हृदय की गति तेजी से बढ़ने लगी है। क्या हुआ, ये जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस हैं इसके इमोशन का कारण बन जाते हैं। जब तक फिजियोलॉजिकल मतलब कि रिस्पॉन्सेस इसके ब्रेन में ट्रिगर नहीं करेंगे तब तक ये किसी भी इमोशन को व्यक्त नहीं कर पाएगा। यही जेम्स और लैंग ने अपनी थ्योरी में बताया, ठीक है। सो आपको बहुत ही आसानी से मैंने समझा दिया कि जेम्स और लैंग थ्योरी ने मतलब कि इन्होंने अपने थ्योरी में क्या बताया था। सो इन्होंने यह बताया कि जो हमारी फीलिंग ऑफ इमोशन होती है वह मतलब कि बाद में होती है, पहले हमारे बॉडी में फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस यानी चेंजेस होते हैं, ब्लड प्रेशर का होता है, रिस्पिरेशन रेट में मतलब ये होता है,
और हमारे स्वेटिंग होता है और भी चीजें होती हैं हमारे अंदर होती हैं। यह मतलब कि फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस है, जैसे कि इंक्रीज हार्ट रेट, फास्ट ब्रीदिंग हो जाता है, ईटीसी जो भी है, यह हमारी नर्वस सिस्टम में ऑटोमेटिक होने लगती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब इसके मतलब कि स्नेक किसी भी इंसान को काटता है, सांप किसी को काटता है, तो वहां पे मतलब कि इंसान को धैर्य रखना चाहिए, नहीं तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो मतलब कि जो इसकी जहर होती है वो चढ़ने लगता है। जेम्स लैंग थ्योरी में यही बताया गया बेसिकली कि जो हमारे फीलिंग ऑफ इमोशन होता है यह सेकेंडरी होता है, मतलब कि यह बाद में आता है, पहले इसे आता है फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस। सो आज के इस वीडियो में बस हम लोग इतना ही रखते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी थ्योरीज के बारे में डिस्कस करेंगे जो इमोशन को समझने के लिए आई। और इमोशन के बहुत सारे प्रकार होते हैं, हर जगह यही प्रिंसिपल लागू होता है, चाहे कि आप लव को ही ले लीजिए। लव का इमोशन आपके अंतर्गत तभी आएगा, आपके अंदर तभी आएगा, जैसे मान लीजिए कोई आप ऐसी वस्तु देखते हैं जो कि आपको बहुत खूबसूरत लगती है, वह तरीके से वो क्या हो गया, वह स्टिमुलस हो गया, इमोशन प्रोड्यूसिंग स्टिमुलस हो गया, ठीक है। अब वहां उसको देखेंगे, फिर आप उसको मतलब लव का इमोशन व्यक्त करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके बॉडी में, आपके अंदर जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस नर्वस सिस्टम में है वो ऑटोमेटिक कुछ क्रियाएं होंगी, फिर इसके बाद आप लव को इमोशन को व्यक्त करेंगे। अब इंस्पिरेशन भी यही होता है, ग्रीफ भी यही होता है, जॉय, हर एक इमोशन को व्यक्त करने से पहले आपके बॉडी के अंदर कुछ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस होते हैं, चेंजेस होते हैं, तभी जाके आप इमोशन को व्यक्त कर पाते हैं। यही जेम्स लैंग थ्योरी में बताया गया था। सो हम लोग अब समझते हैं कि कैनन बार्ड थ्योरी होती क्या है, लेकिन मैंने बताया जेम्स लैंग थ्योरी को समझना बहुत ही जरूरी है। सो चलिए हम लोग बिना देरी के समझते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जेम्स लैंग थ्योरी के बारे में, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कैनन बार्ड थ्योरी के बारे में कि उन्होंने क्या बताया। सो जेम्स लैंग थ्योरी बेसिकली आई थी और इसमें यह बताया गया था, इसमें 3 चीजों के बारे में डिस्कस किया। नंबर फर्स्ट, इमोशन प्रोड्यूसिंग स्टिमुलस, एंड नंबर सेकेंड, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस, या हम इसको फिजियोलॉजिकल अराउजल भी बोलते हैं, और तीसरा नंबर थर्ड, इसको जो है फीलिंग ऑफ इमोशन, यानी कि फीलिंग और इमोशन, इन 3 चीजों के बारे में डिस्कस किया गया है कि आखिर ये क्या होते हैं। हम लोगों ने पिछले एपिसोड में सारी चीजों को डिटेल में समझा है, इस एपिसोड में हम लोग नहीं समझेंगे कि इमोशन प्रोड्यूसिंग स्टिमुलस क्या होता है, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस क्या होता है, फीलिंग ऑफ इमोशन क्या होता है, लेकिन मैं बेसिक चीजें आपको बता दे रहा हूं कि इमोशन प्रोड्यूसिंग स्टिमुलस जो है यह पर्टिकुलर कोई वस्तु होगा जिसको देखने के बाद, जिसको टच करने के बाद, जिसको कुछ मतलब कि सेंस करने के बाद आपके अंदर वो इमोशन आएगा, पर्टिकुलर इमोशन आएगा। वो इमोशन कोई भी हो सकता है, लव, एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, या सारी चीजें, इमोशन किसी भी प्रकार का हो सकता है, एंगर, मतलब जो भी इमोशन के टाइप्स हैं, मतलब उनमें से कोई भी इमोशन हो सकता है। अब उस इमोशन को प्रोड्यूस करने वाला स्टिमुलस कौन सा है, वो कौन सी वस्तु है जो इस इमोशन को प्रोड्यूस कर रही है, उसी को हम बोलते हैं इमोशन प्रोड्यूसिंग स्टिमुलस, यानी कि कोई वस्तु। अब फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस क्या होते हैं, या हमारे नर्वस सिस्टम में ऑटोमेटिक मतलब कि होने वाले जो भी केमिकल रिएक्शंस हैं हमारे, मतलब कि बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शंस होते हैं, ब्रेन में जो भी हमारे रिएक्शंस होते हैं, यह सारी चीजें फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस होते हैं। फीलिंग ऑफ इमोशन क्या होता है, जिसको हम महसूस करते हैं, यानी कि वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जैसे कि एंगर हो गया, प्लेजर हो गया, हैप्पीनेस हो गया, इन सब चीजों के बारे में, यानी कि फीलिंग ऑफ इमोशन इसको बोलते हैं। सो जेम्स लैंग ने थ्योरी जो दिया, उन्होंने अपने अंदर क्या बताया कि विलियम जेम्स आर दैट फीलिंग एंड इमोशन वर सेकेंडरी द फिजियोलॉजिकल फिनोमिना, यानी कि उन्होंने यह बताया कि जो हमारी फीलिंग ऑफ इमोशन होती है, यानी कि हम किसी भी फीलिंग को जब महसूस करते हैं, किसी फीलिंग किसी भी प्रकार की हो सकती है, चाहे वो फियर हो, लव हो, एंजाइटी हो, प्लेजर हो, कोई भी इमोशन सेकेंडरी है, उससे पहले हमारे बॉडी के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस, यानी कि जिसको हम फिजियोलॉजिकल अराउजल बोलते हैं, यह प्रक्रिया पहले होती है, फिर हमारे मतलब कि हमारा बॉडी जो है, हमारा फेस एक्सप्रेशन जो है, फीलिंग ऑफ इमोशन को प्रोड्यूस करता है। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस क्या होता है, जैसे कि आप मतलब कि आपके ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, आपके हार्ट बीट बढ़ जाना, आपके मतलब कि पसीना आना,
घबराहट, मतलब कि यह सारी चीजें आपके बॉडी के अंदर ऑटोमेटिक होने लगती है। सो जेम्स प्रपोज दैट स्टिमुलेट ट्रिगर एक्टिविटी इन द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम विच इन टर्न प्रोड्यूस एन इमोशनल एक्सपीरियंसेस इन द ब्रेन। पहले हमारी जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस है हमारे ब्रेन में ट्रिगर करती है उस इमोशन को, तब जाके हम फीलिंग ऑफ इमोशन को व्यक्त करते हैं। ऐसा कहना था जेम्स लैंग थ्योरी को। यानी कि जेम्स लैंग थ्योरी को अगर एक लाइन में डिफाइन किया जाए तो यह कहती है कि फीलिंग एंड इमोशन वर सेकेंडरी, यानी कि फीलिंग और इमोशन जो होता है यह सेकेंडरी होती है। इससे पहले होता है फिजियोलॉजिकल फिनोमिना, जिसको फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस, फिजियोलॉजिकल अराउजल जिसको हम बोलते हैं। लेकिन अब इसी के मतलब कि अल्टरनेटिव में अब आगे कैनन-बार्ड थ्योरी आई। कैनन-बार्ड थ्योरी ऑफ इमोशन आई, जो यह बताती है कि इसका मतलब अल्टरनेटिव में आया, इसका विरोध किया और इन्होंने अपना थ्योरी दिया जिसको हम कैनन-बार्ड थ्योरी ऑफ इमोशन के नाम से जानते हैं। अब इसको मतलब कि कैनन-बार्ड थ्योरी क्यों कहा गया, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको यह समझने में आसानी हो जाए कि कैनन-बार्ड थ्योरी। पहले इसके नाम को हम लोग स्पष्ट करते हैं। इसमें देखा जाए तो दो नाम आ रहे हैं, पहला है कैनन और दूसरा है बार्ड। कैनन-बार्ड थ्योरी ऑफ इमोशन। सो कैनन को पहले हम लोग समझते हैं सर। सो यह थ्योरी जो थी 1927 में वाल्टर बी कैनन, यानी कि वाल्टर बी कैनन के द्वारा मतलब डेवलप की गई थी। पहला पार्ट एक साइंटिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे, साइकोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था वाल्टर बी कैनन। उन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज किया, उन्होंने इस थ्योरी को दिया और उन्होंने ही इस थ्योरी का नाम अपने नाम पे रख दिया। लेकिन आगे देखिए इसमें क्या है, बार्ड है। अब यहाँ पे दो लोगों का कंट्रीब्यूशन आ जा रहा है। सो पहले नंबर पे तो हो गए कैनन-बार्ड और दूसरे नंबर पे हो गए हिज ग्रेजुएट स्टूडेंट फिलिप्स बार्ड, यानी कि फिलिप बार्ड। इट वाज एस्टैब्लिश एज एन अल्टरनेटिव टू द जेम्स लैंग थ्योरी ऑफ इमोशन, यानी कि यह थ्योरी जब आई जेम्स लैंग थ्योरी के अल्टरनेटिव में आई। तो आपको दोनों नाम समझ में आ गया कि इस थ्योरी का नाम कैनन-बार्ड क्यों पड़ा। सो ये दोनों साइंटिस्ट के नाम है। ये इस थ्योरी को प्रपोज करने में दो मनोवैज्ञानिक का हाथ है। पहला जो थे वाल्टर बी कैनन है और दूसरा फिलिप्स बार्ड है। इन्हीं के नाम पे इनको कैनन-बार्ड थ्योरी ऑफ इमोशन के नाम से जाना गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कैनन-बार्ड थ्योरी ऑफ इमोशन के अंतर्गत बताया क्या गया। द कैनन-बार्ड थ्योरी ऑफ इमोशन states that stimulating event trigger feeling and physical reaction that occur at the same time, यानी कि इसमें यह बताया जा रहा है कि जो हमारी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस, यानी कि फिजियोलॉजिकल रिएक्शन, फिजियोलॉजिकल अराउजल जो होते हैं और फीलिंग ऑफ इमोशन, यह दोनों साथ में मतलब कि ट्रिगर होते हैं हमारे ब्रेन में। तो इसमें यही बताया गया कि द कैनन-बार्ड थ्योरी ऑफ इमोशन स्टेट दैट स्टिमुलेटिंग इवेंट ट्रिगर फीलिंग एंड फिजिकल रिएक्शन दैट अकर एट द सेम टाइम। अब पीछे जेम्स लैंग थ्योरी में क्या बताया गया था? जेम्स लैंग थ्योरी में यह बताया गया था कि पहले नंबर पे जो आता है वो आता है फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस, जिसको हम फिजियोलॉजिकल अराउजल भी बोलते हैं या फिजिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं। लेकिन और सेकेंडरी आता है इमोशन। लेकिन इसमें यह बताया गया, कैनन-बार्ड थ्योरी में यह बताया गया कि फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस, फिजियोलॉजिकल अराउजल, फिजिकल रिएक्शन, ये तीनों एक ही चीज है। तो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस और फीलिंग ऑफ इमोशन ये दोनों साथ में आती हैं। जिससे कोई फियर है, जैसे स्ट्रॉन्ग इमोशन, यहाँ पे मान लीजिए कोई फियर है, ये जो व्यक्ति है यहाँ पे देखिए कि जो उसने सर्प को देखा, अब उसके अंदर जो देखने के बाद अपना एक इमोशन व्यक्त किया, फियर। अब फियर का इमोशन इसके अंदर आया। तो देखिए यहाँ पे दो चीजें, या तो फिर पहले नंबर पे आती है फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस एंड फीलिंग ऑफ इमोशन, ऐसा बताया गया था जेम्स लैंग थ्योरी में। लेकिन कैनन-बार्ड की थ्योरी में यह बताया गया कि जब कोई व्यक्ति सर्प को देखता है तो वह एक फियर को मतलब कि इमोशन को व्यक्त करता है, एक स्ट्रॉन्ग फियर को मतलब कि इमोशन को व्यक्त करता है। लेकिन यहाँ पर इमोशन को व्यक्त करने से पहले मतलब उसके अंदर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस और फीलिंग ऑफ इमोशन सेम टाइम पे मतलब कि यह ट्रिगर करेंगे ब्रेन में, मतलब कि यह आगे पीछे नहीं होता है, सेम टाइम पे मतलब कि
ट्रिगर होती हैं. सो द कैनन बार्ड थ्योरी ऑफ इमोशन इट्स दैट स्टिमुलेटिंग इवेंट ट्रिगर फीलिंग एंड फिजिकल रिएक्शन दैट अकर एट द सेम टाइम. इसको आपको समझ में आ गया. एक उदाहरण के साथ और समझते हैं, इसको बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा. अ जॉब इंटरव्यू, जैसे मान लीजिए मेनी पीपल फाइंड जॉब इंटरव्यू स्ट्रेसफुल. कुछ लोग ऐसे होते हैं मतलब कि जॉब इंटरव्यू में जाने से पहले या जॉब इंटरव्यू में जाते हैं तो बहुत ही स्ट्रेसफुल होते हैं. इमेजिन यू हैव अ जॉब इंटरव्यू टुमारो मॉर्निंग फॉर अ पोजीशन यू रियली वांट. अब इसमें यह बताया जा रहा है कि आप इमेजिन करिए कि आपका सुबह में कोई इंटरव्यू है, जिस इंटरव्यू में जिस पोजीशन को आप पाना चाहते हैं उसके लिए इंटरव्यू है. थिंकिंग अबाउट द इंटरव्यू माइट लीव यू फीलिंग नर्वस और वरीड. यानी कि ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों के अंतर्गत होता है, जब किसी भी मतलब इंटरव्यू के लिए वो जाते हैं, किसी भी पब्लिक मतलब प्लेस पे बोलने की बात आती है तो नर्वस फील करते हैं, चिंतित फील करते हैं. यानी कि यहाँ पे ये बता रहा है कि यू माइट आल्सो फील फिजिकल सेंसेशन सच एज ट्रेमर्स, यानी कि कंपन हो गया, टेंस मसल यानी कि तनावग्रस्त मांसपेशियां हो गई, और रैपिड हार्ट बीट यानी तेज दिल का धड़कना. स्पेशली एट द इंटरव्यू अप्रोचेज, यानी कि जब आप इंटरव्यू के समय पे जब जाते हैं वहां पे, तो वहां पे आपके अंदर जो होते हैं या सेम टाइम पे होते हैं, यानी कि फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस, फिजिकल रिएक्शन एंड फिजियोलॉजिकल अराउजल जो हमारे बॉडी में ऑटोमेटिक होते हैं, यह और फीलिंग ऑफ इमोशन सेम टाइम पे होते हैं. यानी कि इसमें मतलब कि गैप नहीं होता है. जैसे कि मान लीजिए कंपन, आपके बॉडी में कंपन आ रहा है, टेंस मसल, आपकी मांसपेशियां तनावग्रस्त हैं, और रैपिड हार्ट बीट तेज दिल का धड़कना जब आप इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यू दे रहे हैं, इंटरव्यू के सामने, यह स्थिति आपके अंतर्गत हो सकती है. अब हम लोग इस थ्योरी को आगे बढ़ने से पहले तीन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे. आपको इन तीन चीजों को समझना बहुत जरूरी है. ये तीन चीजें कौन है? पहले नंबर पे आपको इसको नाम समझना है. नाम क्या है? द थैलेमस. आपको पहले नाम याद रखिए, मैं आगे इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा कि यह होती क्या है. सो पहले नंबर पे आप नाम याद रखिए. आपके पास अगर नोट्स है, देखिए पढ़ते समय आप नोट्स जरूर रखिए. नोट्स रखेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी और याद रखने में आसानी होगी, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूं आपके लिए इस नोट्स को तैयार करने में, तब जाके आपको मतलब कि नोट्स मिल पाता है. सो पहले नंबर पे आप अपने सामने नोटबुक निकालिए और नोट करिए. तीन नाम पहले नोट करिए. थैलेमस हो गया, एमिग्डाला हो गया और सेरेब्रल कॉर्टेक्स हो गया. इन तीनों नाम को पहले अपने नोट्स बुक्स में मतलब कि लिखिए. पहला नाम है थैलेमस, और दूसरा नाम है एमिग्डाला, और तीसरा नाम है सेरेब्रल कॉर्टेक्स. यह होते क्या है, बेसिकली यह होते क्या है, इसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करते हैं. सो पहले नंबर पे हम लोग समझते हैं थैलेमस. थैलेमस क्या होता है? सो दिस इज अ स्मॉल ब्रेन स्ट्रक्चर, यानी कि आप यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं. इमेज में क्या देख सकते हैं? यह क्या है? थैलेमस है. यह पार्ट जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यह क्या है? थैलेमस है. यह थैलेमस है. So this is a small brain structure responsible for receiving sensory information. यानी कि हमारे ब्रेन में एक मतलब कि स्ट्रक्चर है, स्मॉल ब्रेन स्ट्रक्चर है जिसका नाम है थैलेमस. जिसका नाम क्या है? थैलेमस. और यह हमारे मतलब कि किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग सेंसरी इंफॉर्मेशन, यानी कि यह इंफॉर्मेशन को सेंस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. So responsible for sensory information. It relates it to appropriated area of the brain for processing. यानी कि यह हमारे ब्रेन का बहुत ही स्मॉल पार्ट होता है जो हमारे ब्रेन में, यानी कि थैलेमस होता है जो हमारे सेंसरी यानी कि रिसीविंग सेंसरी इंफॉर्मेशन रिसीव करता है और आगे मतलब कि ब्रेन में हमारे प्रोसेस करता है. वह थैलेमस जो होता है अब आगे प्रोसेस कहां करता है, प्रोसेसिंग कहां करता है? अब सेकेंड पार्ट यहां पे आ जाता है. अब सेकेंड पार्ट यहां पे आ गया एमिग्डाला. दूसरा नाम मैंने आपको नोट कराया था, यहाँ पे दूसरा नाम आपको याद रखना है, वो है एमिग्डाला. एमिग्डाला क्या होता है इसके बारे में समझते हैं. अब यह भी हमारे ब्रेन का बहुत ही स्मॉल स्ट्रक्चर होता है. यह भी हमारे ब्रेन का बहुत ही स्मॉल स्ट्रक्चर होता है. आप यहाँ इमेज में भी इसको देख सकते हैं. ब्रेन का बहुत ही स्मॉल स्ट्रक्चर होता है एमिग्डाला. अब यह किस लिए जिम्मेदार होता है हमारे डेली लाइफ में? सो हमारे ब्रेन का जो एमिग्डाला होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर
प्रोसेसिंग स्ट्रॉन्ग इमोशन, यानी कि सच एज फियर, प्लेजर और एंगर। हम डेली लाइफ में जिस भी प्रकार के इमोशन को व्यक्त करते हैं वह कैसे करते हैं, अपने ब्रेन के स्मॉल स्ट्रक्चर के माध्यम से करते हैं जिसका नाम है एमिग्डाला। एमिग्डाला यानी कि कोई भी इमोशन हो, फियर, प्लेजर, एंगर, एंजाइटी, लव, डिप्रेशन, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, आप जिस भी इमोशन का नाम लेंगे उसके लिए मतलब कि स्ट्रॉन्ग इमोशन फीलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे ब्रेन का एक बहुत ही छोटा पार्ट होता है जिसको हम एमिग्डाला बोलते हैं। आप इस इमेज के माध्यम से देख सकते हैं कि एमिग्डाला कहाँ पाया जाता है। बहुत ही मतलब कि छोटा पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, थैलेमस के ही बगल में होता है हमारा एमिग्डाला। अब यहाँ भी अब जो हमारा एमिग्डाला है यह अपने इंफॉर्मेशन को यानी कि आगे भेजता है। और थर्ड नंबर पे मैंने जो आपको नाम लिखवाया था वो आ गया यहाँ पे द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। अब यह काम क्या करता है, सो हमारे मस्तिष्क का यह ऊपरी मतलब कि लेयर होता है। यहाँ पे आपको इस इमेज में देख रहा होगा कि हमारे मस्तिष्क का कौन सा पार्ट सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है और यह रिस्पॉन्सिबल फॉर विच इज कंट्रोल कॉन्शियस थॉट्स, यानी कि जब हम अपनी चेतना की अवस्था में कोई भी थॉट्स मतलब कि सेंस करते हैं उसको कंट्रोल करता है, यानी कि विच इज कंट्रोल कॉन्शियस थॉट, सेरेब्रल कॉर्टेक्स विच इज कंट्रोल कॉन्शियस थॉट। आपको तीन चीजें आपको याद रखनी है आगे जो मतलब ये है उसको समझने के लिए। सब पहला है द थैलेमस और दूसरा है द एमिग्डाला और तीसरा है द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। यह हमारे ब्रेन की बहुत ही स्मॉल स्ट्रक्चर होती हैं। जो हमारा थैलेमस होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग सेंसरी इंफॉर्मेशन और जो हमारा एमिग्डाला होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रॉन्ग इमोशन सच एज फियर, प्लेजर एंड एंगर। और हमारा जो तीसरा होता है द सेरेब्रल कॉर्टेक्स विच इज कंट्रोल कॉन्शियस थॉट। इसको आपको समझ चुके हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं कि जो हमारी कैनन बर्ड अब आगे यह बताते हैं कि जो हमारा थैलेमस होता है या थैलेमस जो सेंसरी इंफॉर्मेशन को सेंस करता है। सो कैनन बर्ड प्रपोज दैट बोथ ऑफ दिस रिएक्शन ओरिजिनेट सिमल्टेनियसली इन द थैलेमस, यानी कि जो कैनन बर्ड का प्रस्ताव यह है कि ये दोनों प्रतिक्रियाएं थैलेमस में एक साथ उत्पन्न होती हैं। यानी कि ये दोनों प्रतिक्रियाएं क्या है, बोथ रिएक्शन क्या है, वह है फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस और फीलिंग ऑफ इमोशन हमारे मतलब कि थैलेमस में एक साथ उत्पन्न होती हैं, ऐसा कहना है कैनन बर्ड का। दिस इज अ स्मॉल ब्रेन स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग सेंसरी इंफॉर्मेशन। हम लोगों ने पीछे समझा कि थैलेमस का क्या होता है। सो दिस इज अ स्मॉल ब्रेन स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग सेंसरी इंफॉर्मेशन। रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसरी इंफॉर्मेशन यानी कि यह रिस्पॉन्सिबल फॉर होती है सेंसरी इंफॉर्मेशन, यानी कि जो सेंस इंफॉर्मेशन को करता है इसके लिए थैलेमस मतलब कि रिस्पॉन्सिबल होता है। It relays in the appropriated area of the brain for processing. When a triggering event occur, the thalamus might send signal. यानी कि जब थैलेमस जो होता है सेंसरी इंफॉर्मेशन को सेंस करता है, अब जो मतलब कि माइट सेंड सिग्नल टू द एमिग्डाला, यानी कि जब ये जो थैलेमस होता है या सेंसरी लेवल की इंफॉर्मेशन को सेंस करने के बाद या अब इसको कहाँ भेज दिया, एमिग्डाला में। अब एमिग्डाला में भेजने के बाद द एमिग्डाला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग स्ट्रॉन्ग इमोशंस सच एज फियर, प्लेजर और एंगर। अब यहाँ पे मतलब कि जो एमिग्डाला होता है या वो इमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पहले नंबर पे ये जो थैलेमस है सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव किया, फिर इसने एमिग्डाला को भेज दिया। अब एमिग्डाला रिस्पॉन्सिबल होता है फियर, प्लेजर और एंगर मतलब कि कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन के लिए। अब माइट आल्सो सेंड सिग्नल्स टू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, यानी कि जब यह एमिग्डाला के पास इंफॉर्मेशन आती है तो यह भेज देता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स के पास। अब सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या होता है, सो विच कंट्रोल कॉन्शियस थॉट्स, यानी कि जब हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है यह हमारे कॉन्शियस थॉट्स को मतलब कि कंट्रोल करता है। सिग्नल्स सेंट फ्रॉम द थैलेमस टू द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड स्केलेटल मसल्स कंट्रोल
फिजिकल रिएक्शन, दिस इंक्लूड स्वेटिंग, शेकिंग और टेंस मसल्स, यानी कि इसमें क्या होता है कि कंपन भी हो सकता है, तनावग्रस्त मांसपेशियां भी शामिल होती हैं। अब इस थ्योरी में मतलब कि सारी चीजें हो गई, आपको समझ में आ गया होगा कि कैनन बार्ड थ्योरी में क्या बताया गया। तो कैनन बार्ड थ्योरी में यह बताया गया कि जो हमारे इमोशन, कोई भी स्ट्रांग इमोशन आता है, वहां पे जो इमोशन मतलब कि प्रोड्यूस करने वाला स्टिमुलस होता है, उसको देखने के बाद जब मतलब कि इमोशन आता है, तो जो हमारे मस्तिष्क में, हमारे बॉडी में जो फिजिकल रिएक्शंस होते हैं, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस या फिजियोलॉजिकल अराउजल भी हम जिसको बोलते हैं, यह दोनों एक साथ होते हैं। अब तब जाकर मतलब कि जो हमारी इमोशन होती है एक साथ ही होती है। यह प्रोसेस कैसे होता है? ब्रेन के थ्रू, थैलेमस, एमिग्डाला, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के माध्यम से होता है। यह क्या होता है हम लोगों ने डिटेल में समझ लिया। सो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने यह समझा कि कैनन बार्ड थ्योरी होती क्या है, कैनन बार्ड थ्योरी ऑफ इमोशन होती क्या है। अब इसको समाप्त कर लेते हैं और लास्ट में थोड़ा सा मतलब समझ लेते हैं कि होता क्या है। सो इसमें कैनन बार्ड ने यह बताया था कि द कैनन बार्ड थ्योरी ऑफ इमोशन स्टेट्स दैट स्टिमुलेटिंग इवेंट ट्रिगर फीलिंग एंड फिजिकल रिएक्शन दैट अकर एट द सेम टाइम। यानी कि जेम्स लाइन थ्योरी में यह बताया गया था कि पहले नंबर पे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस, फिजियोलॉजिकल अराउजल या फिजिकल रिएक्शन जिसको बोलते हैं वह होता है। फिर हमारे मतलब कि फियर ऑफ इमोशन जो भी है वो आता है। लेकिन इसमें यह बताया कि फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस और फीलिंग ऑफ इमोशन एट द सेम टाइम होता है, यानी कि एक साथ चलते हैं। कि टू फैक्टर थ्योरी क्या होती है, यानी कि इसको देखिए। अब टू फैक्टर थ्योरी को अब हम लोग समझते हैं कि आखिर ये टू फैक्टर थ्योरी बताती क्या है इमोशन के बारे में। बेसिकली इसको दो नामों से जाना जाता है। पहले तो टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इमोशन के नाम से भी आपके एग्जाम में आ सकता है, और दूसरा स्केचर एंड सिंगर थ्योरी ऑफ इमोशन के नाम से भी आ सकता है। सो इन दोनों नाम को आप अपने माइंड में रखिए कि इसको टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इमोशन भी कहा जाता है और इसको स्केचर सिंगर भी मतलब कि कहा जाता है। स्केचर सिंगर की थ्योरी भी इसको कहा जाता है। अब इसको स्केचर सिंगर मतलब कि दो नाम से क्यों जाना चाहता है, स्केचर सिंगर थ्योरी क्यों कहा जाता है और इसको टू फैक्टर थ्योरी क्यों कहा जाता है। तो पहले नंबर पे हम लोग यह समझते हैं कि स्केचर सिंगर थ्योरी आखिर इसको क्यों कहा जाता है। सो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे देखिए दो वर्ड है, एक पहला स्केचर है और दूसरा सिंगर है। सो पहले हम स्केचर को लेते हैं। सो स्केचर बेसिकली एक साइंटिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट थे। इनका पूरा नाम था स्टैनली स्केचर। यह एक अमेरिकन सोशल साइकोलॉजिस्ट थे, यानी कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक थे अमेरिका के, जिनका नाम था स्टैनली स्केचर। जिसका नाम क्या था? स्टैनली स्केचर। इन्होंने इमोशन के बारे में डीप में स्टडी किया और इन्होंने अपना प्रस्ताव दिया इमोशन के बारे में। और लेकिन यह अकेले नहीं थे, इनके साथ में एक और सहयोगी थे जिनका नाम था सिंगर। क्या नाम था? सिंगर। इनका पूरा नाम है जेरोम एवरेट सिंगर। क्या नाम है इनका पूरा नाम? जेरोम एवरेट सिंगर, जिसको हम शॉर्ट में जेरोम ई सिंगर के नाम से भी जानते हैं। यह कौन थे? सो जेरोम ई सिंगर वाज द फाउंडिंग चेयर ऑफ द मेडिकल एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी डिपार्टमेंट एट यूनिफॉर्म्ड सर्विसेज यूनिवर्सिटी। यानी कि एक फाउंडिंग चेयर थे मेडिकल एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में, जो कि यूनिफॉर्म सर्विस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। अब इसको हम समझते हैं टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इमोशन के नाम से क्यों जाता है। इन्होंने तो ये तो समझ में आता है कि इसको स्केचर और सिंगर ने मतलब कि दिया था, प्रोड्यूस किया था। सो अपने नाम पे इन्होंने नाम रख दिया स्केचर सिंगर थ्योरी। लेकिन यहाँ पे देखिए टू फैक्टर के नाम से भी इसको जाना जाता है। टू फैक्टर ऑफ थ्योरी थी, इसको क्यों कहा जाता है टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इमोशन, इसको क्यों कहा जाता है, इसके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए इस थ्योरी में बेसिकली दो चीजों के बारे में बात की गई है। पहला फिजियोलॉजिकल अराउजल एंड दूसरा है कॉग्निटिव लेवल। इसको समझना बहुत ही जरूरी है। अगर आप पिछले एपिसोड के देखने के बाद यहाँ तक पहुंचे हैं इस वीडियो में, तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि फिजियोलॉजिकल अराउजल क्या होता है और कॉग्निटिव लेवल क्या होता है, यानी कॉग्निशन या कॉग्निटिव क्या होता है, जिसको हम हिंदी में संज्ञान बोलते हैं। तो आपने अगर नहीं देखा है तो आप जाइए उसको देख लीजिए। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये दोनों क्या होते हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट है, जो आपके साथ स्टडी करते हैं। और अगर आप किसी चीज की प्रिपरेशन करते हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर करिए इस वीडियो को, उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
हम लोग समझते हैं फिजियोलॉजिकल अराउजल क्या होता है। फिजियोलॉजिकल अराउजल जो होता है यह होता है हमारे बॉडी के अंतर्गत जो ऑटोनॉमिक्स चेंजेस होते हैं, फिजिकल रिएक्शन होते हैं, उन्हीं को बोला जाता है फिजियोलॉजिकल अराउजल। फिजियोलॉजिकल अराउजल को और भी मतलब नाम से बोल देते हैं, जैसे कि फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस क्या होता है, फिजिकल रिएक्शन भी हम बोल देते हैं। इन तीनों का मतलब एक ही होता है, जिसके अंतर्गत आ जाती हैं चेंज इन हार्ट रेट, यानी कि दिल की धड़कन में मतलब कमी या वृद्धि हो जाता है, जैसे हाई रिस्पिरेशन रेट हो गया, स्वेटिंग, चेंज इन बॉडी टेम्परेचर, चेंज इन ब्लड प्रेशर। यह सारी चीजें हमारी फिजियोलॉजिकल अराउजल होते हैं, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस होते हैं, फिजिकल रिएक्शन होते हैं जो कि ऑटोमेटिक हमारे बॉडी के अंतर्गत होते रहते हैं किसी भी इमोशन को व्यक्त करते वक्त। तो आपको यहाँ पे पहला मतलब कि समझ में आ गया कि फिजियोलॉजिकल अराउजल क्या होता है। एंड सेकेंड को हम लोग समझते हैं कॉग्निटिव लेवल क्या होता है। कॉग्निटिव जो होता है इसको हम संज्ञानात्मक या संज्ञान बोलते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग नॉलेज थ्रू थॉट, एक्सपीरियंसेस एंड द सेंसेस, यानी कि यहाँ पे देखिए 3 वर्ड आ रहा है। पहला नॉलेज, यानी कि किसी भी नॉलेज को ऑब्टेन करना थ्रू द, यानी कि माध्यम से, विचारों के माध्यम से, यानी थॉट के माध्यम से, एक्सपीरियंसेस के माध्यम से एंड सेंसेस के माध्यम से, यानी कि किसी भी नॉलेज को मतलब कि ऑब्टेन करना, उसको एक्वायर करना थ्रू द थॉट, एक्सपीरियंसेस एंड सेंसेस, इसको क्या बोलते हैं, कॉग्निटिव बोलते हैं, कॉग्निशन बोलते हैं। टू कंसीडर, इसको मतलब ये हो जाता है कि इट मीन टू थिंक डीपली, यानी कि किसी भी चीज के बारे में डीपली सोचना भी कॉग्निशन हो जाता है। नोइंग और अप्रीहेंडिंग बाय द अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग, किसी भी चीज के बारे में जानना या उसके बारे में समझने की जो प्रक्रिया होती है वो भी कॉग्निशन कहलाती है। वी यूज कॉग्निटिव स्किल व्हेनेवर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, किसी भी चीज को समझने के लिए हम जिस स्किल का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कॉग्निशन स्किल का इस्तेमाल करते हैं, तभी हम उस चीज को समझ पाते हैं। यानी कि किसी भी चीज को समझने के लिए जिस चीज का हम इस्तेमाल करते हैं उसी को हम बोलते हैं कॉग्निशन। आपको समझ में आ गया होगा कि कॉग्निशन क्या होता है, संज्ञानात्मक क्या होता है। सो आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इमोशन इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें 2 चीजों के बारे में बात हुई है। पहला फिजियोलॉजिकल अराउजल एंड दूसरा कॉग्निटिव लेवल। फिजियोलॉजिकल अराउजल क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने समझ लिया, और कॉग्निटिव लेवल क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं कि यह थ्योरी आखिर बताती क्या है। हम लोग मैंने आपको अभी तक तो यह बताया कि इसको 2 फैक्टर थ्योरी क्यों बोलते हैं, स्केचर सिंगर थ्योरी क्यों बोलते हैं। 2 फैक्टर थ्योरी इसमें इसके लिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 2 चीजों के बारे में बात की गई है। पहला फिजियोलॉजिकल अराउजल और दूसरा कॉग्निटिव लेवल। अब हम लोग समझते हैं कि यह थ्योरी आखिर बोलती क्या है। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, व्हेन an emotion is felt, a psychological arousal occur and the person use the immediate environment to search for emotional case to label the physiological arousal। यानी कि सिद्धांत के अनुसार जब एक भावना, यानी कि भावना महसूस होती है, एक शारीरिक उत्तेजना होती है, यानी कि उस भावना के पीछे एक शारीरिक उत्तेजना होती है, और व्यक्ति शारीरिक उत्तेजना को लेबल करने के लिए भावनात्मक संकेतों की खोज के लिए तत्काल वातावरण का उपयोग करता है, यानी कि वह तत्काल वातावरण का उपयोग करता है। दिस कैन समटाइम केसेस मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ इमोशन based on the body's physiological states, when the brain does not know why it feel an emotion, it rely on external stimulation for keys and how to label the emotion। यानी कि इसमें यह बताया जा रहा है कि यह कभी कभी शरीर की शारीरिक स्थिति के आधार पर, यानी कि दिस कैन समटाइम केसेस मिनी इंटरप्रिटेशन ऑफ इमोशन बेस्ड ऑन द बॉडीज फिजियोलॉजिकल स्टेट, यानी कि शरीर की स्थिति के आधार पर भावनाओं की गलत व्याख्या कर सकता है। जब मस्तिष्क यह नहीं जान पाता कि यह एक भावना क्यों महसूस कर रहा हूं या यह भावना क्यों महसूस करता है, तो यह बाहरी उत्तेजना पर निर्भर करता है कि भावनाओं को कैसे लेबल किया जाए। अब इसके बारे में हम लोग आगे एग्जाम्पल समझेंगे और इसका जो प्रयोग है उस प्रयोग के बारे में समझेंगे, तो आपको यह क्लियर हो जाएगा कि आखिर यह थ्योरी आखिर बता क्या रही, और इसमें से जो पॉइंट निकल के आ रहा है उसके थ्रू समझाने की थ्योरी ये क्या कोशिश कर रही है। सो एक बार फिर से समझ लेते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार जब एक भावना महसूस होती है, यानी कि जब एक भावना महसूस होती है तो इसके पीछे एक शारीरिक उत्तेजना होती है,
और व्यक्ति शारीरिक उत्तेजना को लेवल करने के लिए भावनात्मक संकेतों की खोज के लिए तत्काल वातावरण का उपयोग करता है। यह कभी कभी शरीर की शारीरिक स्थिति के आधार पर भावनाओं की गलत व्याख्या कर सकता है। जब मस्तिष्क यह नहीं जानता कि यह एक भावना क्यों महसूस करता है, तो यह बाहरी उत्तेजनाओं पर निर्भर करता है कि भावनाओं को कैसे लेबल किया जाए। अब इसको हम लोग समझते हैं। इसका एक्सपेरिमेंट करने से पहले हम लोग यह समझ लेते हैं एपिनेफ्रिन। इसका यूज अभी इसमें किया जाएगा कि एपिनेफ्रिन क्या होता है। आप इसको समझ लिए ताकि वहां पे समझना आसान हो जाएगा। उससे एपिनेफ्रिन एक इंजेक्शन होता है। एपिनेफ्रिन एक इंजेक्शन होता है विच इज केस रिस्पिरेशन एंड इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट, जो श्वसन, रक्तचाप और हृदय गति में वृद्धि का कारण बनता है। तो आपको एपिनेफ्रिन समझ में आ गया कि क्या होता है। एपिनेफ्रिन विच केस रिस्पिरेशन एंड इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट। अब हम लोग प्रयोग के बारे में समझते हैं। अब इस प्रयोग को करते समय बहुत सारे लोगों का मतलब कि एक ग्रुप बनाया गया। बहुत सारे लोग इस मतलब कि प्रयोग में पार्टिसिपेट किए, और जो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटर थे यानी कि जो इसका प्रयोग कर रहे थे, उन्होंने इस प्रयोग को करने से पहले 4 ग्रुप को डिवाइड किया, यानी कि 4 ग्रुप में इसको विभाजित किया। अब इस ग्रुप को विभाजित करने से पहले इन ग्रुप में सूचना दी गई कि आपको एक एपिनेफ्रिन नामक इंजेक्शन दिया जा रहा है, लेकिन इसके बारे में कोई मतलब अभी एक्सप्लेनेशन नहीं किया गया था कि एपिनेफ्रिन आपके बॉडी में किस प्रकार के मतलब कि अराउजल्स, किस प्रकार के रिएक्शन देंगे, इसका मतलब कि इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया। अब सभी को तो यह मालूम हो गया कि एपिनेफ्रिन नाम की इंजेक्शन उनको दिया जा रहा है, लेकिन इसके इफेक्ट के बारे में उनको यह नहीं बताया गया कि यह इसका मतलब कि आपके अंदर किस प्रकार के अराउजल्स को रिड्यूस करेगा। इस ग्रुप को मतलब कि इंफॉर्मेशन देने के बाद इसको 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। पहला ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप एंड फोर्थ ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में उन लोगों को रखा गया जिनको एपिनेफ्रिन सूचित यानी कि एपिनेफ्रिन के बारे में बताया गया था। एपिनेफ्रिन इन्फॉर्म्ड यानी कि जिनके बारे में उनको यह बता दिया गया था कि एपिनेफ्रिन उनको इंजेक्शन दिया जा रहा है और इसका साइड इफेक्ट हो सकता है, मतलब कि जो भी साइड इफेक्ट थे इनके बारे में मतलब इस ग्रुप को बता दिया गया था। द एपिनेफ्रिन इन्फॉर्म ग्रुप वाज टोल्ड दे मे फील साइड इफेक्ट इंक्लूडिंग दैट देयर हैंड्स वुड स्टार्ट टू सेक, हाथ कांपना शुरू हो जाएगा। देयर हार्ट विल स्टार्ट टू पाउंड, उनका दिल तेज हो जाएगा यानी दिल का धड़कन तेज हो जाएगा। एंड देयर फेस में गेट वार्म एंड फ्लश्ड, और उनका चेहरा गर्म और निखरा हुआ हो सकता है। यानी कि एपिनेफ्रिन सूचित जो ग्रुप था जिसको इन्फॉर्म किया गया था कि आपको एपिनेफ्रिन नामक एक इंजेक्शन दिया जा रहा है, इसका साइड इफेक्ट हो सकता है, हाथ कांपना शुरू हो जाएगा, उनका दिल का तेज धड़कना हो जाएगा और उनका चेहरा गर्म और निखरा हुआ हो सकता है। अब दूसरा ग्रुप एपिनेफ्रिन अज्ञानी यानी कि एपिनेफ्रिन इग्नोरेंट। इन द एपिनेफ्रिन इग्नोरेंट ग्रुप द एक्सपेरिमेंटर डिड नॉट एक्सप्लेन टू द सब्जेक्ट व्हाट सिम्टम्स दे माइट फील। अब इस ग्रुप को यह नहीं बताया गया कि वे कौन से लक्षण महसूस कर सकते हैं, यानी कि इनको इसके बारे में नहीं बताया गया कि एपिनेफ्रिन इंजेक्शन देने के बाद इनको कौन से साइड इफेक्ट का सामना करना पड़ सकता है। अब थर्ड ग्रुप यानी कि एपिनेफ्रिन गलत सूचना, एपिनेफ्रिन मिस इन्फॉर्म्ड। अब इस ग्रुप को यह बताया गया कि द एपिनेफ्रिन मिस इन्फॉर्म ग्रुप वाज टोल्ड दैट वे वुड प्रोबेबली फील गो नम, यानी कि वे शायद महसूस करेंगे कि उनके पैर सुन्न हो गए हैं एंड हैव एन ईचिंग सेंसेशन ओवर पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, कुछ हिस्से में कुछ खुजली अनुभूति होगी। एंड स्लाइक हेडेक यानी कि हल्का सिर दर्द हो सकता है। यानी कि एपिनेफ्रिन गलत सूचना को यह मतलब कि इंजेक्शन दिया गया एपिनेफ्रिन का, लेकिन इनको गलत सूचना दी गई। इनके मतलब कि यह बताया गया कि
इनके साइड इफेक्ट सही ना बता करके गलत बताया गया। जैसे कि इनको यह बताया गया कि ये महसूस करेंगे कि उनके पैर सुन्न हो गए हैं, इनको मतलब कि कुछ हिस्से में, इनके बॉडी के कुछ हिस्से में खुजली होने लगी है और इनका मतलब कि हल्का सिर दर्द होने लगा है। ऐसा मिस इन्फॉर्म्ड मतलब किया गया, इनको गलत सूचना दी गई। एपिनेफ्रिन के साइड इफेक्ट जो होते हैं इनको सही सूचना न देकर गलत सूचना दी गई। अब चौथा ग्रुप यानी कि एक्सपेरिमेंटर ने चौथे ग्रुप को यह बताया जिसको इन्होंने नाम दिया नियंत्रण समूह, कंट्रोल ग्रुप। द कंट्रोल ग्रुप वाज इंजेक्ट विद अ प्लेसबो एंड वाज गिवन नो साइड इफेक्ट टू एक्सपेक्ट। नियंत्रण समूह को एक प्लेसबो के साथ इंजेक्ट किया गया। प्लेसबो भी एक इंजेक्शन होता है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, या मतलब एक्सपेरिमेंट में यूज होता है इसका। सो इंजेक्ट मतलब कि दिया गया, प्लेसबो नामक इंजेक्शन इनको दिया गया और था जो मतलब कि इसका कोई साइड इफेक्ट होता नहीं है। उम्मीद के अनुसार मुताबिक कोई साइड इफेक्ट नहीं दिया गया था। सो एक्सपेरिमेंटर ने इस प्रयोग को करने के लिए 4 ग्रुप को मतलब डिवाइड किया। पहला ग्रुप तो वो जिनमें एपिनेफ्रिन इन्फॉर्म, जिनको कि इनके एपिनेफ्रिन को इंजेक्शन दिया गया था लेकिन उनको सूचना दी गई थी कि इनके पास ये साइड इफेक्ट क्यों आएंगे, इनके मतलब कि इसका साइड इफेक्ट की राइट इंफॉर्मेशन थी। अब ग्रुप 2 में एपिनेफ्रिन अज्ञानी थे, यानी कि एपिनेफ्रिन की इनको इंजेक्शन तो दिया गया था लेकिन अज्ञानी थे इस बात से कि इनके कौन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन अब ग्रुप 3 में एपिनेफ्रिन लगाया गया था, एपिनेफ्रिन मिस इन्फॉर्म इनको किया गया था, यानी कि इनको गलत सूचना दी गई थी कि इनको सही साइड इफेक्ट न बता करके इनको गलत साइड इफेक्ट बताया गया था कि इनको इस प्रकार के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन जो ग्रुप 4 था, ग्रुप 4 था, इसको एक नियंत्रण समूह मतलब कि बोला गया और इसमें प्लेसबो दिया गया जिसको कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। सो ये 4 ग्रुप। अब इसका निष्कर्ष जो निकला, अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो इस थ्योरी में यह बताया गया था कि यदि कोई व्यक्ति उत्तेजना की स्थिति का अनुभव करता है, यदि कोई व्यक्ति उत्तेजना की स्थिति का अनुभव करता है जिसके लिए उसके पास एक उपयुक्त स्पष्टीकरण है, उदाहरण के लिए मुझे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि मुझे एपिनेफ्रिन का इंजेक्शन मिला है, तो वे उपलब्ध वैकल्पिक संज्ञान के संदर्भ में अपनी भावनाओं को लेबल करने की संभावना नहीं रखते हैं। यानी कि जब आपको लगता है कि कोई भी इमोशन मुझे इस तरीके से मतलब कि व्यक्त हो रहा है क्योंकि मुझे यह दिया गया है, आपको यह पता है कि आप गुस्सा क्यों हुए हैं, आपको यह पता है कि आप खुशी क्यों हैं, आपको यह पता है कि आप मोटिवेटेड क्यों हैं, सो आप इस इमोशन को किसी भी दूसरे को लेबल नहीं देंगे, किसी दूसरे उत्तेजना के साथ इसको लेबल नहीं करेंगे। तो इस ग्रुप में यह बताया गया कि यदि कोई व्यक्ति उत्तेजना की स्थिति का अनुभव करता है, यानी कि इफ अ पर्सन एक्सपीरियंसेस एज अ स्टेट ऑफ अराउजल फॉर विच दे हैव an appropriated explanation, example, I feel it because I got an injection of epinephrine, they can label their feeling in terms of available alternative cognition are not likely to do। यानी कि अगर इसके पास कोई एक्सप्लेनेशन है, यानी कि स्पष्टीकरण है कि इसको ऐसा क्यों फील हो रहा है, तो वह किसी भी उपलब्ध वैकल्पिक संज्ञान के संदर्भ में अपनी भावनाओं को लेबल करने की संभावना नहीं रखते हैं। सो पहला पॉइंट इसमें यही बताया गया था इस थ्योरी में कि यदि कोई व्यक्ति उत्तेजना की स्थिति का अनुभव करता है जिसके लिए उसके पास एक मतलब कि उपयुक्त स्पष्टीकरण है, वह मतलब कि अपनी इमोशन को किसी दूसरे को लेबल नहीं करते हैं। सो इसमें पहला ग्रुप आप देख सकते हैं, ग्रुप 1, जैसे कि इनको मालूम था, यानी कि इस ग्रुप को मालूम था कि इनको एपिनेफ्रिन नामक इंजेक्शन दिया जा रहा है और इनके पास राइट एक्सप्लेनेशन थी कि इनको ऐसा साइड इफेक्ट का सामना करना पड़ सकता है। सो इंजेक्शन देने के बाद जब इनको साइड इफेक्ट हुआ तो क्योंकि इनको मालूम था कि मुझे इस तरीके का साइड इफेक्ट आ रहा है, जैसे हाथ कांपना शुरू हो जाएगा, उनका दिल तेज धड़कना हो जाएगा और उनका चेहरा गर्म और निखरा हुआ हो सकता है, इसका यह साइड इफेक्ट इनको मालूम है। क्योंकि अब इसका कारण, यानी कि जो भी उनको उत्तेजनाएं आ रही हैं, यानी कि जो भी फीलिंग मतलब महसूस कर रहे हैं, इमोशन महसूस कर रहे हैं, उसको किसी दूसरे उत्तेजना को लेबल नहीं देंगे, यानी कि उनको किसी भी स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि उनको ऑलरेडी मालूम है कि उनको ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि उनके पास स्पष्टीकरण है। अब दूसरे ग्रुप को हम लोग समझते हैं, मतलब कि थ्योरी में दूसरी बात क्या बताई गई थी
कि यदि कोई व्यक्ति उत्तेजना की स्थिति का अनुभव करता है, यदि कोई व्यक्ति उत्तेजना की स्थिति का अनुभव करता है, इफ अ पर्सन एक्सपीरियंस अ स्टेट ऑफ अराउजल फॉर विच दे हैव नो इमीडिएट एक्सप्लेनेशन, यानी कि अनुभव करता है जिसके लिए उनके पास तत्काल कोई स्पष्टीकरण नहीं है। यानी कि जैसे कोई व्यक्ति किसी भी इमोशन को, किसी भी उत्तेजना को महसूस करता है लेकिन उसके पास कोई स्पष्टीकरण नहीं होता है, तो वे इस स्थिति को लेबल करेंगे और उस समय उपलब्ध संज्ञान के संदर्भ में अपनी भावनाओं का वर्णन करेंगे, यानी कि संज्ञान में उपलब्ध भावनाओं को वर्णन करेंगे। दे विल लेबल द स्टेट ऑफ डिस्क्राइब देयर फीलिंग इन टर्म्स ऑफ द कॉग्निशन अवेलेबल एट द टाइम। अब इसका उदाहरण ग्रुप 3 देख लीजिए। द एपिनेफ्रिन इन्फॉर्म्ड, मतलब कि जो ग्रुप था जिसको यह मालूम था कि जिनको यह मालूम था कि मुझे, मतलब कि हमें उत्तेजनाएं आएंगी, लेकिन जैसा उनको मतलब लग रहा था, क्योंकि उनको एपिनेफ्रिन का इंजेक्शन दिया गया था लेकिन उसके साइड इफेक्ट के बारे में इन सबको नहीं बताया गया था। चूंकि जब इनका साइड इफेक्ट दूसरा आया तो इनको गलत इंफॉर्मेशन दी गई थी, तो ये चिड़चिड़ा हो गए, यानी कि इनको जैसा बताया गया था इनके साथ वैसा न हो करके दूसरा साइड इफेक्ट आया तो ये गुस्सा हो गए, उत्साहित हो गए, यानी कि चिड़चिड़ हो गए कि यानी इनको ऐसा क्यों लग रहा है। सो यह मतलब कि संज्ञान के संदर्भ में अपनी भावनाओं का वर्णन करेंगे। यानी कि यदि कोई व्यक्ति उत्तेजना की स्थिति का अनुभव करता है जिसके लिए उनके पास तत्काल कोई स्पष्टीकरण नहीं है, तो वे इस स्थिति को लेबल करेंगे और उस समय उपलब्ध संज्ञान के संदर्भ में अपनी भावनाओं का वर्णन करेंगे। यानी कि जैसे कि एपिनेफ्रिन के जो ग्रुप थे, इनको मिस इन्फॉर्म किया गया था, अब उस साइड इफेक्ट का, मतलब कि साइड इफेक्ट जो हो रहा है उसको लेबल करेंगे किससे, वहां पे उपलब्ध जो संज्ञान था, यानी क्या उनको जो बताया गया था, इन्फॉर्म किया गया था, गलत इंफॉर्मेशन दी गई, उसको लेबल करेंगे कि इस कारण से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब मतलब कि बात आ जाती है ग्रुप 2 और ग्रुप 4 के बारे में। अब इनके बारे में एक्सपेरिमेंटर ने क्या कहा, एपिनेफ्रिन इग्नोरेंट यानी कि अज्ञानी और दूसरा प्लेसबो यानी कि प्लेसबो, इनके बारे में एक्सपेरिमेंटर का क्या कहना था कि दोनों परिणामों से पता चला कि जिन प्रतिभागियों के पास इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं था कि उनके शरीर को ऐसा क्यों लगा, इनके पास कोई स्पष्टीकरण नहीं था कि इनको इस इमोशन को मतलब कि क्यों, मतलब कि वो ऐसा इमोशन क्यों व्यक्त कर रहे हैं। सो एपिनेफ्रिन ये अज्ञानी थे, इनको मालूम नहीं था कि इसका साइड इफेक्ट क्या है, ना इनके पास गलत सूचना थी। सो इस बात का स्पष्टीकरण नहीं दे पाए कि ये इनको ऐसा क्यों लगा, यानी कि इस तरीके का इमोशन, यानी कि जो इसका साइड इफेक्ट आया, इनके जो राइट साइड इफेक्ट थे, जैसे कि हाथ कांपना शुरू हो जाएगा, उनका दिल तेज से धड़कना हो जाएगा, उनके चेहरे गर्म हो जाएंगे, निखरा हुआ हो सकता है। इस बात का एक्सप्लेनेशन ये नहीं दे पाए कि इस मतलब कि किस कारण से इनको मतलब कि यह इफेक्ट आया। सो एपिनेफ्रिन इग्नोरेंट और प्लेसबो यानी कि ये दोनों समूह, दोनों परिणामों से पता चलता है कि इन जिन प्रतिभागियों के पास, यानी कि पहला एपिनेफ्रिन इग्नोरेंट और दूसरा प्लेसबो यानी कि नियंत्रण समूह, कोई मतलब प्रतिभागियों के पास इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं था कि ऐसे साइड इफेक्ट उनको क्यों हो रहे हैं। एपिनेफ्रिन इग्नोरेंट प्लेसबो बोथ रिजल्ट शोड that participant who had no explanation for why their body felt they why, यानी कि इनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था कि इनको ऐसा क्यों लग रहा है। सो इस थ्योरी में 3 ही पॉइंट दिए गए थे, इसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब इसका एग्जांपल मतलब कि डेली लाइफ में इसका एग्जांपल हो सकता है, जैसे कि आपके बॉस, यानी कि आप जॉब करते हैं या तो फिर आप स्टडी करते हैं, कुछ भी करते हैं, मतलब कि एक एग्जांपल के साथ हम लोग समझते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति है जो जॉब करता है, उसको अचानक से कॉल आती है बॉस के द्वारा कि तुम तुरंत मेरे ऑफिस में आ जाओ, क्योंकि वह व्यक्ति जो था इस बात से एकदम अनजान था कि उसका बॉस उसको क्यों बुला रहा है। अब वह जो था मतलब कि घबराया हुआ था कि आखिर उसको क्यों बुलाया गया, क्या उसके बारे में कोई गलत इंफॉर्मेशन मिली, क्या उसका कोई मिसबिहेव का कोई उसके पास शिकायत गया है। इन सब बारे में सोच के मतलब कि वह मतलब घबराया हुआ था, चिंताजनक मतलब कि हुआ था और इसके साथ वहां पे गया। लेकिन वहां पे जाने के बाद, यानी कि वहां पे जाने के बाद उसके बॉस ने उसको बताया कि मैं तुम्हारी तनख्वाह को बढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हारी तनख्वाह को बढ़ा रहा हूं। यानी कि वह व्यक्ति वहां आने से पहले, यानी वहां से आने से पहले
वो चिंतित था कि आखिर क्यों मुझे बॉस इस टाइम बुला रहे हैं, लेकिन उसके बॉस ने उसको बताया कि मैं तुम्हारी सैलरी को बढ़ा रहा हूं। तो उसने अपने इमोशन को, यानी कि अपने इमोशन को किससे लेवल दे दिया, उसने अपने इमोशन को उत्साह से लेवल दे दिया। किससे? यही इस थ्योरी में बताया गया कि इसने अपने इमोशन को उत्साह से, मतलब कि उत्साह की लेवल दे दिया। सो इस थ्योरी को हम लोगों ने समझ चुका है, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिवर्स में जाइए और इस वीडियो को पूरा देखिए और नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक इन थ्योरीज को नहीं समझ पाएंगे। और नोट्स आप कैसे बना सकते हैं, इसमें मतलब कि जो यहाँ पे स्लाइड चल रही हैं इनको देखने के बाद मतलब कि आप नोट्स करिए, नोटबुक में नोट करते रहिए और बाद में रिवीजन करने में आपको आसानी रहेगा, फिर आप इसको बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। अगर टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इमोशन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप ऐसा लिख सकते हैं, जो डेफिनेशन यहाँ पे दिख रहा है आप उसको लिखिए और एक एग्जाम्पल दे दीजिए जैसे कि मैंने पीछे बताया। सो आज के इस वीडियो में बस हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने इस चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, किसी और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। कीप साइनिंग, अपनी स्टडी को करते रहिए और सक्सेस को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाते रहिए। कीप साइनिंग गाइस, लव यू।